बेसिकली स्पेस एक ऐसी जगह है जिसको समझना किसी भी देश की स्पेस एजेंसी के लिए काफी मुश्किल रहा है और इसी को समझने के लिए एक पहल शुरू होती है अमेरिकन प्रेसिडेंट द्वारा साल 1969 में अपोलो 11 मिशन के थ्रू। ये कोई ऐसा वैसा छोटा स्पेस रॉकेट नहीं था, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी मिसाल था, क्योंकि इससे पहले कभी भी इतने बड़े स्पेस रॉकेट को स्पेस में नहीं भेजा गया। और इसमें बैठने वाले साइंटिस्ट नील आर्मस्ट्रॉन्ग और लूनार मॉड्यूल पायलट एडविन एल्ड्रिन बैठे हुए थे और पूरी दुनिया की नजर स्पेस शटल के लॉन्च पर थी। जहां एक तरफ देखा जाए तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी और डिजिटली वर्ल्ड को कनेक्ट करना बहुत ही मुश्किल था, तो ऐसे में इस स्पेस शटल को देखना अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। वैसे अगर थोड़ा हिस्ट्री की तरफ देखें तो इस अपोलो 11 मिशन को लॉन्च करने के पीछे एक कोल्ड वॉर था जो अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में चल रहा था। दोनों देशों के बीच स्पेस में जाने की होड़ लगी हुई थी जिसमें अमेरिका सोवियत यूनियन से 3 बार पीछे छूट गया था। और साल 1957 में सोवियत यूनियन अपनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च करता है जिसका नाम वो स्पुतनिक रखते हैं और ये पहली मैन मेड सैटेलाइट थी जिसको अर्थ के ऑर्बिट में पहली बार प्लेस किया गया और यहाँ अमेरिका को पहली बार झटका लगता है। और साल 1961 में सोवियत एक और स्पेस मिशन लॉन्च करता है और साइंटिस्ट यूरी गागारिन पहले एस्ट्रोनॉट बन जाते हैं स्पेस में जाने वाले। और यहाँ अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक और झटका मिलता है और यहाँ अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए एक और टेंशन हो जाती है कि सोवियत यूनियन को कैसे पीछे करा जाए। तो इसका सीधा सा जवाब बनता था इंसान को चांद पर भेजना। 1, 0, all engine running. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. 25 मई 1961 जब अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी एक असेंबली में अनाउंस करते हैं कि वो जल्द से जल्द इंसान को चांद पर ले जाएंगे और उसे सेफली धरती पर वापस भी लाएंगे। और अगले 5 सालों तक अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा 24 आवर साइंटिस्टों की टीम के साथ काम करती है और रॉकेट पर टेस्ट करना स्टार्ट करती है। साल 1967 में नासा अपनी पहली बार इनसाइड मैन्ड सैटेलाइट लॉन्च करने की कोशिश करता है जिसका नाम अपोलो 1 रखते हैं, जो लॉन्च होने से पहले ही तकनीकी खराबी की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से अमेरिका को यहाँ अपने 3 साइंटिस्ट को खोना पड़ता है। लेकिन दोस्तों यहाँ नासा पीछे नहीं हटता और अपोलो 4, अपोलो 5 एंड अपोलो 6 शटल को अनमैन्ड लॉन्च करा जाता है और अपोलो 7 और अपोलो 8 को वापस से एस्ट्रोनॉट को स्पेस शटल में बैठाकर लॉन्च करा जाता है जो सक्सेसफुल रहता है। और ठीक 3 महीने बाद अपोलो 9 को लॉन्च करा जाता है जिसमें लूनार मॉड्यूल को टेस्ट करा जाता है। और ठीक 2 महीने बाद साल 1969 में अपोलो 10 मिशन को लॉन्च करा जाता है जिसमें वापस से 3 एस्ट्रोनॉट को बैठाकर चांद के पास भेजा जाता है। और फाइनली इन सब टेस्टिंग और $24 बिलियन के खर्च के साथ अपोलो 11 मिशन को लॉन्च करा जाता है। 19 जुलाई 1969 अप्रॉक्स से 4 लाख किलोमीटर का ट्रेवल करने के बाद अपोलो 11 चांद के ऑर्बिट में पहुंचता है और यहाँ स्पेसक्राफ्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड करा जाता है, लूनार मॉड्यूल एंड कमांड मॉड्यूल। इस लूनार मॉड्यूल में बैठे थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और लूनार पायलट एल्ड्रिन। और लूनार मॉड्यूल के सक्सेसफुली लैंड होने के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग धरती पर मैसेज भेजते हैं ईगल इज लैंडेड, यानी ईगल चांद की सतह पर सक्सेसफुली लैंड कर चुका है। और यहाँ नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर अपना पहला कदम रखते हैं। इस मूवमेंट को 650 मिलियन लोग लाइव देख रहे थे। पहले वर्ड जो दुनिया को सुनाई देते हैं Tranquility, we copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. I'm at the foot of the ladder. The 11-foot beds are only, that's one small step for man. और करीब 2.5 घंटे की मून वॉक के साथ एस्ट्रोनॉट काफी सारे साइंटिस्ट इंस्ट्रूमेंट को मून की सतह पर लगाते हैं और अपने आखिरी स्टेप में वो अमेरिकन फ्लैग को लगाते हैं और एक प्लेट जिस पर लिखा हुआ था हियर मैन फ्रॉम द प्लेनेट अर्थ। दोस्तों लूनार मॉड्यूल को ऊपर जाकर सीएस मॉड्यूल से जुड़ना था और इसके लिए सबसे जरूरी बात थी कि प्रोपल्शन का होना, जिसके लिए इंजन की पावर का स्टार्ट होना जरूरी था। लेकिन दोनों साइंटिस्ट इस बात से अनअवेयर थे कि इसको चालू करने के लिए जिस स्विच की जरूरत थी वो खराब हो गया था और वो इस बात की जानकारी धरती पर देते हैं और इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन निकलता है। वो इस सर्किट को जोड़ने के लिए इंजन स्टार्ट करने में दोनों साइंटिस्ट सक्सेसफुल रहते हैं और फाइनली लूनार मॉड्यूल सीएसएम से वापस से रीअटैच हो जाता है और तीनों साइंटिस्ट धरती पर तेजी से बढ़ते हैं। कमांड मॉड्यूल सक्सेसफुली धरती के एटमॉस्फेयर में लैंड करता है और तीनों के तीनों एस्ट्रोनॉट सेफली लैंड करते हैं और समुद्र में इन एस्ट्रोनॉट को सेफली इवैक्यूएट कर लिया जाता है। और ये धरती पर हुए चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि ये जरूरी नहीं था कि अपोलो 11 को जिस प्लानिंग के साथ मून पर भेजा जाए तो वो वापस सक्सेसफुली आ जाए। अपोलो 11 मिशन के ठीक 3 साल बाद अपोलो 17 मैन्ड मिशन को दिसंबर 1979 में लॉन्च करा जाता है और तब से लेकर अब तक लगभग 50 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं जब कोई भी इंसान वापस से नहीं जा पाया है। दोस्तों किसी भी एजेंसी के लिए कि स्पेस में रॉकेट भेजने के लिए करोड़ों डॉलर का खर्च आता है, तो वहीं दूसरी तरफ कई बार इस मिशन को लॉन्च करने के लिए कई बार गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी करा जाता है। एक तरफ अपोलो 11 मिशन को लॉन्च करने के लिए कई लोगों ने अमेरिकन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करा, तो वहीं कई लोगों ने इसके छुपे हुए फायदे भी बताए।